हेलो स्टूडेंट, आज हम एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का विश्लेषण के दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे। इनकी दो केसेस हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने प्रत्यास्थ संघट्ट के विश्लेषण का जो आज हम दो स्थितियां बताने वाले हैं, इनका कैलकुलेशन जो है हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आइकन आ रहा होगा, उस आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम केसेस पे चलते हैं आज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आज तो चलिए हम केस पढ़ते हैं। पहले हम जो 7 नंबर मतलब V1 का मान और V2 का मान जो संघट्ट के बाद वेग, द्रव्यमानों के वेग जो है क्या हो जाते हैं संघट्ट के बाद, V1 और V2 हो जाते हैं ना। तो V1 और V2 के मान तो लिख लेना, तभी तो केसेस हम कर पाएंगे। ठीक है, तो V1 का मान जो था M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 के प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2 के, और V2 जो था वो था 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 के प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस इंटू U2 के। ठीक है, तो ये इक्वेशन थे हमारे। V1 का मान ये मिला था और V2 का मान हमें ये मिला था। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, स्थिति फर्स्ट, इसको इंग्लिश में केस कहते हैं। ठीक है, तो जब पिंडों का द्रव्यमान समान हो या फिर समान हो, ये भी लिख सकते हैं, या समान है। ठीक है, तब क्या होगा, M1 बराबर M2 बराबर M के। तो इस केस में इसमें लिख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर M माइनस M मतलब 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2M अपान M प्लस M, 2M से 2M कैंसिल, U2 बचेगा ना यहाँ पे। तो इसमें क्या मिला हमें, V1 इज इक्वल टू 0 इंटू U1 प्लस इसमें क्या मिलेगा 1 इंटू U2 बराबर के इसी के हम लिखे दे रहे हैं 0 इंटू U1 0 हो जाएगा, और ये मिलेगा क्या U2 के। तो हमें V1 का मान क्या मिला, U2। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट V2 का ले लेते हैं। तो V2 में हम रखते हैं M1 M2 बराबर M, तो यहाँ पर 2M अपान M प्लस M, 2M से 2M कैंसिल मतलब 1 आएगा, और 1 इंटू U1 आ जाएगा, और इधर कर देते हैं V2 इज इक्वल टू 1 इंटू U1 प्लस 0 इंटू U2, तो U1 आ जाएगा ना, V2 बराबर क्या मिला हमें, U1 मिला। ठीक है, तो अब हम कहेंगे
कि जब क्या, जब पिंडों का द्रव्यमान समान होता है, जब पिंडों का द्रव्यमान समान है, जब पिंडों का द्रव्यमान समान होता है, तब संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद का वेग है, संघट्ट के बाद का वेग है, देख रहे हैं आप, तो संघट्ट के बाद वेग आपस में बदल जाते हैं, वेग आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, इधर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिए कि जब पिंडों का द्रव्यमान जब पिंडों का द्रव्यमान समान हो, जब पिंडों का द्रव्यमान समान है तब संघट्ट के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं। ये केस फर्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा, केस फर्स्ट कह रहा है कि जब पिंडों का द्रव्यमान समान है तब संघट्ट के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो पिंडों के वेग आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आपको फिगर बनाकर समझाते हैं, ये संघट्ट से पहले का है और इधर हम बना दे रहे हैं संघट्ट के बाद का। ये सरल रेखा है और यहाँ पर एक पिंड है m और यहाँ पर भी एक पिंड है m। ये 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ये 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। और फिर उसके बाद संघट्ट के बाद हम दिखा रहे हैं आपको कि ये आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं ना इनके वेग। तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और ये क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा। ओके, क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से हो जाएगा। सॉरी, इसको हम चेंज किए दे रहे हैं, इनकी वैल्यू जो है चेंज किए दे रहे हैं, वही थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि पहले संघट्ट से पहले जो है थोड़ा सा इस वाले का ज़्यादा होगा और इस वाले का क्या होगा, कम होगा। इस वाले का जब संघट्ट होगा, जब स्पीड में ये चलेगा तो क्या होगा, ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं आपको। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड या फिर हम जो लिखे थे वो भी सही था, ये नहीं कि मैंने मिटा दिया है। ये 6 मीटर पर सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड के वेग से कब था, जब संघट्ट नहीं हुआ था, मतलब संघट्ट से पहले था ये वेग। फिर उसके बाद संघट्ट के बाद जो है ये वेग, पहला जो पिंड था, ठीक है, वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था ना, ये बदल कर यहाँ पर क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगा और जो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगा। दूसरा फिगर और बना के आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये m द्रव्यमान का पिंड है
ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और जो दूसरा पिंड m का है वो 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, तो संघट्ट के बाद क्या होता है कि ये पिंड जो है 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगता है, और ये वाला पिंड 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगता है। मतलब आपस में संघट्ट से पहले पिंडों का वेग देख लीजिए आप सीरियल वाइज। पहला पिंड का वेग जो है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, और दूसरा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, और संघट्ट के बाद आपस में इनका वेग बदल जाता है। ये 4 मीटर पर सेकंड के वेग से हो गया, और ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। इसी तरह इसमें देखिए 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पहला चल रहा था, बाद वाला 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था। अब संघट्ट के बाद जो है पहला वाला 1 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगा, और दूसरा वाला 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक है, तो इनके वेग आपस में बदल जाते हैं। तो केस फर्स्ट जो है क्या था कि जब पिंडों का द्रव्यमान समान है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब पिंडों का द्रव्यमान समान है तब संघट्ट के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं। यही प्रूफ करना था आपको केस सेकंड में। ठीक है, V1 = U2 और V2 = U1। मतलब V1 संघट्ट के बाद जो है पहले द्रव्यमान का वेग है, और U2 जो है संघट्ट से पहले दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, आपस में बदल गया कि नहीं वेग। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संघट्ट के बाद का वेग है ये। ठीक है, और दूसरे पिंड का है, और ये संघट्ट के पहले पिंड का द्रव्यमान का वेग है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पहला केस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरा केस बताते हैं। केस सेकंड मतलब स्थिति सेकंड। ओके, तो इसमें क्या है, जब पिंडों का द्रव्यमान भिन्न है। क्या? जब पिंडों का द्रव्यमान भिन्न है तथा संघट्ट से पहले जब पिंडों का द्रव्यमान भिन्न है तथा संघट्ट से पहले दूसरा पिंड विरामावस्था में है। अर्थात यहाँ पर नहीं लिखेंगे और नीचे इस स्थिति में भाई संघट्ट से पहले दूसरे पिंड का वेग क्या था? U2 था ना। तो दूसरे पिंड संघट्ट से पहले दूसरे पिंड का वेग या फिर दूसरा पिंड विरामावस्था में है अर्थात स्थिर है। इस स्थिति में हम इसके पहले आपको कुछ और बताएंगे कि जब पिंडों का द्रव्यमान भिन्न है तथा संघट्ट से पहले दूसरा पिंड विरामावस्था में है, इस केस में पहला गतिमान पिंड को प्रक्षेप तथा
दूसरा स्थिर पिंड को लक्ष्य कहते हैं। जब पिंड का द्रव्यमान भिन्न है तो इस केस में और पहले दूसरा पिंड विरामावस्था में, मतलब संघट्ट से पहले दूसरा पिंड विरामावस्था में है। तो जब पिंड का द्रव्यमान भिन्न है, इस स्थिति में पहला मतलब फर्स्ट गतिमान पिंड को प्रक्षेप तथा एंड जब पिंड का द्रव्यमान भिन्न है, इस स्थिति में पहला गतिमान पिंड को प्रक्षेपित तथा दूसरा स्थिर पिंड, क्या स्थिर पिंड, दूसरा स्थिर पिंड को लक्ष्य कहते हैं। टारगेट कहते हैं और इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब प्रक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल, और लक्ष्य को इंग्लिश में टारगेट कहते हैं। ठीक है, तो जब पिंड का द्रव्यमान भिन्न है, इस स्थिति में पहला गतिमान पिंड, भाई पहला गतिमान पिंड होगा ना, संघट्ट से पहले दूसरा पिंड विरामावस्था में है, तो पहला पिंड क्या होगा? संघट्ट से पहले गतिमान होगा ना, तो पहला गतिमान पिंड को प्रक्षेप कहेंगे तथा दूसरा जो स्थिर पिंड है ये विरामावस्था में, वो उसको हम क्या कहेंगे? लक्ष्य कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए आप, इस स्थिति में U2 बराबर क्या होगा? 0 होगा ना। तो अब हम V1 में पहले U2 का मान 0 रख देते हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 रख देंगे तो शून्य हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ये तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस का M2 अपान M1 प्लस M2 के, ओके, क्या मिला? M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 और इंटू के U1। ठीक है, क्या मिला? V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 इंटू U1 के, ये U2 0 था। अब यहाँ पर V2 में देखिए इसी तरह U2 के स्थान पर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा? V2 बराबर 2M1 अपान M1 प्लस M2 के इंटू U1। ओके, तो इससे हमें क्या मिलता है? अतः समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 से पहले आपको समीकरण 2 के बारे में बताते हैं। समीकरण 1 का थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा क्योंकि M1 माइनस M2 है। ठीक है, ऋणात्मक मान आएगा इसका, इसलिए हम आपको V2 को पहले बताते हैं कि V2 का मान सदैव धनात्मक होगा। क्या? अतः समीकरण 2 से V2 का मान सदैव
धनात्मक होगा, अतः V2 का मान सदैव धनात्मक होगा, अतः M2 आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब समीकरण 1 से V1 का मान पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव तथा निगेटिव हो सकता है, मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ओके। समीकरण 1 से V1 का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। तो इस केस में हम आपको ले चलते हैं आगे। तो यहां पर V1 का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, पॉजिटिव तथा निगेटिव हो सकता है। तो देखिए यहां पर जब M1 इज ग्रेटर देन M2, जब M1 का मान M2 से बड़ा होगा, ठीक है, तब समीकरण, इसमें देखिए समीकरण 1 से V1 का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। तो समीकरण 1 पर फोकस करिए, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। जब M1 इज ग्रेटर देन M2, मतलब M1 का मान M2 से बड़ा हो, मतलब 6 हो यहाँ पर और यहाँ पर 4 हो, तो मतलब 6 बड़ा ना, तो 6 से 4 घटाओगे तो 2 पॉजिटिव में आएगा ना। तो जब M1 इज ग्रेटर देन M2, तब V1 का मान धनात्मक होगा। धनात्मक होगा, अतः M1 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब समीकरण 1 पर फिर फोकस करिए कि जब M1 इज लेस देन M2, जब M1 का मान M2 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर 4 यहाँ पर 6, तो 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, मतलब ऋणात्मक मान आएगा। तो तब क्या होगा कि V1 का मान ऋणात्मक मीन्स निगेटिव होगा, अतः क्या V1 का मान M2 से क्या होगा, कम होगा ना। M1 का मान M2 से क्या होगा, M1 का मान कम होगा, अतः M1 वापस आएगा। ठीक है। तो आई हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये लैंग्वेज जो हमने लिखी है, इन क्वेश्चन को देख कर लिखिए। फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, समीकरण 2 ने लिया और समीकरण 2 से हमें V2 का मान सदैव धनात्मक होगा, ये हमको दिख रहा है साफ साफ कि M का मान रख दिया जाए तो धनात्मक मान आएगा, अतः M2 आगे बढ़ेगा। क्या V2 किसका है, किस द्रव्यमान का वेग है भाई, M2 का वेग है ना V2, तो M2 आगे बढ़ेगा। अब समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से V1 का मान
धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, V2 तो सदैव धनात्मक होगा, लेकिन V1 धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए कि जब M1 का मान M2 से बड़ा होगा तब V1 का मान धनात्मक आएगा। ठीक है, तो M1 बढ़ेगा, और जब M1 इज लेस देन M2, जब M1 का मान M2 से कम होगा तब V1 का मान ऋणात्मक होगा, अतः M1 क्या होगा, वापस आएगा। आई होप कि आपको सेकंड केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये लैंग्वेज रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कायदे से वीडियो देखिए और समझिए कायदे से। इसमें कोई लापरवाही मत करिए। आप वीडियो चला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कंसंट्रेट माइंड से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कंसंट्रेट माइंड से, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में रफ कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और उसको अपने आप से करिए, फिर उसके बाद ही आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिया फिर अपने आप याद हो जाएगा, नहीं, कुछ दिन याद रहेगा, भूल जाएंगे आप। लेकिन अगर उसी चीज को वीडियो में अच्छे से देखेंगे, कंसंट्रेट माइंड से समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो उसके बाद वीडियो बंद करिए और फिर उसके बाद रफ कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और साथ में अपने आप से जितना मैंने बताया है उतना अपने आप से कर लेंगे 100%। ठीक है, कोई भूलने के चांसेस नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। मेरे इस चैनल पर केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, लोअर क्लास से लेके अपर क्लास, मतलब केवल 11th 12th लोअर क्लास और हायर MSc। ठीक है, तो 11th 12th BSc एंड MSc ये सारी क्लासेस जो है फिजिक्स की चलेगी, और 11th 12th की CBSE क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी स्कूलें नहीं खुली हैं, इसलिए हम जब शुरू होगा, स्कूल शुरू होंगे, तब हम डेट खुद देंगे आपको कि कब से CBSE बोर्ड 11th 12th और BSc एंड MSc के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। इनकी सारी जानकारी जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, नेक्स्ट डे पे। ठीक है, तब तक आप इसको कायदे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड ही होगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।